नमस्कार, न्यूज टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चेरत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आरबीआई ने बड़े कॉर्पोरेट लोन के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव दिया है। 2017-2018 से बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों को ज्यादा ब्याज देना होगा। बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों को स्पेसिफाइड बोरोवर कहा जाएगा। बड़े कॉर्पोरेट लोन एक्सपोजर पर आरबीआई ने डिस्कशन पेपर भी जारी किया है। तय सीमा से ज्यादा लोन पर अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी। तय सीमा से ज्यादा लोन देने पर अतिरिक्त पूंजी भी रखनी होगी। लिमिट की रकम के आधे के बराबर और लोन को NPLL यानी नॉर्मल सर्टिफाइड परमिटेड लेंडिंग लिमिट माना जाएगा। NPLL से ज्यादा लोन लेने पर 3% की अतिरिक्त प्रोविजनिंग जरूरी होगी। NPLL से ज्यादा लोन देने पर 75% अतिरिक्त रिस्क वेटेज लागू होगा। अतिरिक्त प्रोविजनिंग रिस्क वेटेज से बैंकों के लिए लोन देना महंगा होगा। बॉन्ड को 3 साल के भीतर कर्ज लेने वाली कंपनियों के बॉन्ड को कैश करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई ने कॉर्पोरेट लोन के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव दिया है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रिजेश, आखिरकार आरबीआई को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सीधी सी बात है, जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम में एनपीए बढ़ रहा था जी, उसके बाद आरबीआई थोड़ा एक सतर्क रहना चाहता है इन चीजों को लेकर के। अभी जो मौजूदा नियम है वो ये है कि किसी एक कंपनी में किसी बैंक का एक्सपोजर कितना हो सकता है, मतलब कोई एक कंपनी किसी बैंक से कितना लोन ले सकती है इसकी सीमा तय है, लेकिन पूरे बैंकिंग सिस्टम से कितना लोन ले सकती है कोई कंपनी, ये अभी तक तय नहीं था। तो आरबीआई इसकी एक सीमा तय करना चाहता है कि भाई अगर आप इससे ज्यादा लोन लेते हैं या इससे ऊपर जाते हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी वो बैंकों को डिस्करेज कर रहा है एक तरीके से जी, एडिशनल प्रोविजनिंग करने के लिए या एडिशनल कैपिटल रखने, रिस्क वेटेज बढ़ाकर या एडिशनल कैपिटल रखने की शर्त रखकर कि भाई वो अगर कॉर्पोरेट ज्यादा लोन दे रहे हैं तो फिर उसके लिए वो अतिरिक्त जिम्मेदारी भी अपनी तय करें और अतिरिक्त पूंजी भी उसके लिए रखें। इसका मकसद ये है कि ऐसा नहीं हो कि पूरे कॉर्पोरेट केवल बैंकों पर ही निर्भर रहने लगे हैं लोन के लिए, उनके पास जो दूसरे रास्ते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। और हाल के वर्षों में जिस तरह से एनपीए बढ़ा है उसको देखकर आरबीआई का ये आरबीआई ने कदम उठाया है। जी ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़े कॉर्पोरेट लोन के लिए आरबीआई ने नियम जो है वो कड़े कर दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, आरबीआई ने फिक्स्ड इनकम और करेंसी मार्केट्स में कुछ बदलावों का ऐलान किया है। आरबीआई ने बैंकों को मसाला बॉन्ड्स को जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेने की अनुमति भी दे दी गई है। आरबीआई ने यह फैसला बाजार में लिक्विडिटी सुधारने के लिए किए हैं। विदेशों में रुपी बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी कि मसाला बॉन्ड्स जारी करने की भी अनुमति दे दी गई है। फिलहाल मसाला बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स और एनबीएफसीज को ही जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को कड़ाई से लागू करें। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक क्रॉप इंश्योरेंस के लिए बने पोर्टल पर किसानों की जानकारी डालने में कोताही ना बरतें। और अब बात सबसे अहम खबर की, जो आपसे और हम सबसे जुड़ी हुई है। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पर आपकी पर्सनल जानकारी बिल्कुल सुरक्षित है तो ये खबर आपकी आंखें खोल सकती है। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को खतरे में डालने जा रही है। जी हां, जल्द ही व्हाट्सएप आपके फोन नंबर से जुड़ी जानकारी फेसबुक से शेयर करेगी। इसके चलते आप फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन देख पाएंगे। हालांकि व्हाट्सएप पर कोई भी आप विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। व्हाट्सएप पर आपकी एक्टिविटी को देखते हुए फेसबुक पर उसी तरह के विज्ञापन आप देख पाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप के इस कदम से उन तमाम दावों पर सवाल उठ रहे हैं जो व्हाट्सएप अपने यूजर्स की प्राइवेट जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करने का करता है। हालांकि कंपनी अधिकारियों का मानना है कि ऐसा करने से उन लोगों पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी जो सोशल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों जानकारी साझा होने पर ऐसे लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के पास। दिनेश, व्हाट्सएप जो प्राइवेसी पॉलिसी बदलने जा रहा है, ये यूजर्स की प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है?
इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर हमें याद हो पिछले 2 साल पहले करीब $22 बिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था और इसका पूरे डेटा को अब लेने का मकसद सिर्फ यही है कि व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है। ये सारे डेटा को कलेक्ट करके उनके सर्च बिहेवियर को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने फेसबुक पेज पे उन लोगों के फेसबुक पेज पर जाके उसी हिसाब से उनको एडवर्टीजमेंट्स ऑफर करेगा, जिससे ऑटोमेटिकली फेसबुक का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जहां व्हाट्सएप अपने प्रिवेसी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था, अब एक्वायर होने के बाद ये थोड़ी प्रिवेसी में हमें थोड़ी ढील देखने को मिल रही है और इसी वजह से थोड़ा लोगों में ये थोड़ी सी हिचकिचाहट आ चुकी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि फेसबुक ये ऑप्शन जरूर रखेगा कि आप अपना डेटा उनके साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। तो दिनेश, आपका तमाम शुक्रिया इस जानकारी के लिए। व्हाट्सएप पर आपकी प्राइवेसी कितने खतरे में है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण में तेजी के लिए सरकार जरूरतमंद लोगों के खातों में सीधे रकम ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बैंक खाते में सीधे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत मोदी सरकार की 3 साल में 1 करोड़ घर बनाने की योजना है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, आखिरकार सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? देखिए, सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिक्कतें हैं उसको दूर करना और साथ में ज्यादा से ज्यादा घर बनाना, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल का जो स्कीम है उसको पूरा करने के लिए सरकार को जिस रफ्तार से उम्मीद थी घर बनने की, वो रफ्तार अभी पकड़ नहीं सकी। उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। ये जो डीबीटी स्कीम इसमें शुरू करने की जो बात की जा रही है, बेसिकली जो इसमें 60% जो घर होंगे वो ग्रामीण इलाकों में बनेंगे और इसमें जो SC/ST कैटेगरी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में 60% से के आसपास के जो घर हैं वो बनेंगे। और कोशिश ये की जा रही है कि पैसा सीधे उनके खाते में देने से जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो तेज होगा, क्योंकि अभी जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत कई तरह की दिक्कतें हैं और जो बेनिफिशरीज है उसको कई मीडियम से जाकर पैसे लेने पड़ते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि डीबीटी स्कीम से एक तो जो सही बेनिफिशियरी है उसको फायदा होगा, दूसरा सीधे उसके अकाउंट में पैसे जाने से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तेज होगा और ज्यादा से ज्यादा घर कम समय में बनाए जा सकेंगे। टारगेट है कि 3 साल में तकरीबन 1 करोड़ घर बनाए जाएं और कोशिश ये है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो स्कीम है उसको अचीव करने में सरकार को मदद मिले। अगले महीने से जो फंड का रिलीज है वो शुरू किया जाएगा और बेनिफिशियरी की पहचान भी हो गई है कि किनको घर देने पैसे किनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, उसका काम जो लगभग पूरा हो चुका है। तो एक बेहतरीन कदम है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें तेजी आएगी और जाहिर तौर पे हाउसिंग फॉर ऑल के सपने की तरफ अगर आप देखते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो पीएम आवास योजना में अब सीधे सब्सिडी मिलेगी। तो प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी सुविधा शुरू हुई है जो फंड ट्रांसफर और पेमेंट को और भी आसान बना देगा। ग्राहकों के लिए सुविधा होगी कि उन्हें अपना 12 से 15 डिजिट वाला बैंक अकाउंट नंबर अब याद नहीं रखने की जरूरत होगी। क्या है ये पूरा सिस्टम और ये कैसे काम करेगा, देखिए रिपोर्ट। जी हां, देश में बैंकिंग की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में बड़ा बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत हो गई है। यूपीआई से पैसे को भेजना और रिसीव करना ईमेल और एसएमएस भेजने की तरह आसान हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर 21 बैंक आ गए हैं। इनमें सरकारी के साथ साथ प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आने से अलग अलग बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर रियल टाइम में हो सकेगा। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने के साथ ही पैसे मंगाने की भी सुविधा होगी। फंड ट्रांसफर के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट पेमेंट की सर्विसेज भी होंगी, यानी फोन बिल, बिजली बिल, स्कूल फीस या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। मोबाइल वॉलेट की तरह बार बार रिचार्ज नहीं करना होगा। किसी ने आपका पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन ओपन करके आपको सिर्फ OTP देना है या स्टैटिक पासवर्ड देना है। ये जो इमीडिएट कलेक्ट, आसानी से आप पैसा किसी को दे सकते हैं। कोई एक कलेक्ट कर सकता है और कोई एक भेज सकता है। यूपीआई में फंड ट्रांसफर वर्चुअल एड्रेस से होता है।
वर्चुअल एड्रेस होने से खाता नंबर साझा नहीं करना पड़ता। यूपीआई पर ग्राहक को ईमेल की तरह आईडी बनानी होती है जो उसका वर्चुअल एड्रेस होगा। ट्रांजैक्शन के समय ग्राहक को सिर्फ वर्चुअल एड्रेस देना होगा। आप टैक्सी से यात्रा खत्म करके ड्राइवर को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर को अपना वर्चुअल एड्रेस बताएंगे और कैब ड्राइवर आपके वर्चुअल एड्रेस से पैसे की डिमांड करेगा। यूपीआई सिस्टम आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आपकी अनुमति मांगेगा और आपको मोबाइल के जरिए अनुमति देनी होगी। जैसे ही आप मोबाइल पर पासवर्ड एंटर करेंगे पेमेंट हो जाएगी। खास बात है कि इसमें आपके बैंक डिटेल्स ना तो कैब ड्राइवर के पास जाएगी और ना ही कैब एग्रीगेटर के पास। ये सर्विस रियल टाइम में 24 घंटे काम करेगी। तरुण शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।